हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग प्रेजेंट। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 आवर एनवायरनमेंट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमें शुरू करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दूं गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वहाँ से मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूँगा। तो पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने बताया तो था कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। मगर पिछले 2 वीडियोज़ में कमेंट बॉक्स खुला नहीं हुआ था। इस वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स खोलने वाला हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस बार खुला रहेगा, तो आप पिछले 2 वीडियोज़ के क्वेश्चंस भी इस बार इसी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। In addition to producers and consumers, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. They are called decomposers. Decomposer break down the dead and decaying plants and animals into minerals. These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants. This process is called recycling of minerals. अभी तक हमने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पढ़ लिया था, अब हम डिकम्पोजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है? गले सड़े हुए, प्लांट्स और एनिमल्स से। ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो सड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, गले हुए हैं, उनसे मिलता है। वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उन्हें क्या बना देते हैं? मिनरल्स बना देते हैं। ये मिनरल्स प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स हमने पढ़ा ही होगा कि प्लांट यूज़ वाटर एंड मिनरल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि वो लिखा भी हुआ था। ठीक है, तो ये जो मिनरल है, ये वही वाला मिनरल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और वो जो मिनरल बनाते हैं ये वही वाला मिनरल है। ठीक है, अभी तक मैंने आप सभी को बता दिया कि ये जो मिनरल्स है प्लांट यूज़ करते हैं, और उसके बाद इसे क्या बोला जाता है? रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। Fungi and bacteria are the organisms that help in decomposition. They are so small that they cannot be seen with naked eyes. They are called microorganisms. इन्हें माइक्रोऑर्गेनिजम्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से विजिबल है, मगर हमारे नॉर्मल आइज से विजिबल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। एग्जाम्पल आप सभी को मिल गया। अब एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल, क्रो, वल्चर, काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे जैकल, और बर्ड्स भी होते हैं जैसे क्रोज, वल्चर्स और काइट। ये लोग क्या करते हैं? मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, और इन्हें क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है। डू यू नो पे आते हैं। If dead organisms are not decomposed, their number will go on increasing and there will be no space left for the living organisms. अगर डेड ऑर्गेनिजम्स डेड जो मरे हुए जानवर हैं, उन्हें अगर हम डिकम्पोज नहीं करें, मिट्टी के अंदर गाड़ नहीं दे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उन्हें डिकम्पोज ना करे, तो क्या होगा? उनका जो नंबर होगा इतना बढ़ जाएगा कि हमारे लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगा अर्थ पे। क्योंकि पिछले कुछ साल पहले क्या हुआ था? कोरोना वायरस आया था, जिससे कितना डेथ्स हुए थे, इतने डेथ्स हुए थे। तो उन्हें डिकम्पोज कर दिया गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन्हें मिनरल बना दिया। और इससे क्या हुआ? हमारे लिए अभी भी बहुत जगह बचा हुआ है अर्थ पे, ताकि हम वहाँ पे घर बनाकर रह सकें। और अगर वो डिकम्पोज नहीं करते तो आप सोच सकते हैं क्या होता। Some bacteria present in air, water and soil can cause various diseases. बैक्टीरिया सिर्फ अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, अब कुछ कुछ बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं।
तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जो बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो कहाँ रहते हैं, एयर पे रहते हैं, वाटर पे रहते हैं और सॉइल पे रहते हैं। तो वो हमारे लिए अलग अलग डिजीज़ पैदा कर सकते हैं, वो हमें अलग अलग डिजीज़ पकड़ा सकते हैं। पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 4 पे चलेंगे। एक्टिविटी 1 पे आप देख सकते हैं, बताया गया है कि हार्बीवोरस एनिमल्स और कार्निवोरस एनिमल्स और ओमनिवोरस एनिमल्स को उनके नीचे एकदम अकॉर्डिंगली लिखना है। क्यों? वो जो एनिमल्स हैं, मतलब उनका एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या क्या एनिमल्स आपको हेल्प बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आपको लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है, जो हेल्प बॉक्स में एनिमल्स हैं वहीं से आपको चुन चुन के लिखना है कि कौन सा क्या है। और क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जैसे जू फीडर ने मतलब उन्हें 3 ग्रुप में बांटा है। उसने बांटा है ताकि वह उन्हें खाना दे पाए। ठीक है, मतलब उसने अलग अलग खाना लाया है, जैसे किसी के लिए पेड़ पौधे पत्तियाँ लेके आया है, किसी के लिए पेड़ पौधे भी लाया है, मीट भी लेके आया है और किसी के लिए सिर्फ मीट लेके आया है। तो उसके नाम से वो क्लासीफाई करेगा, जब तक क्लासीफाई नहीं करेगा तब तक वो समझ भी नहीं पाएगा कि किसको कैसा खाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन नेचर। नाउ लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 2 को मैं आपको नॉर्मली समझा दूँगा बिना रीडिंग करके ही। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने लाइन पढ़ा इसका मीनिंग पहले समझा दूँ कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें नेचर में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम समझ जाएंगे। आपको न्यूज़पेपर लेना है, तो न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेना है, फिर एक कपड़े का भी टुकड़ा लेना है और एक बड़ा सा प्लास्टिक लेना है। उससे क्या करना है, मिट्टी के अंदर गाड़ देना है। 1-2 महीने बाद आप जब जाइएगा, मिट्टी को खोदिएगा तो देखिएगा कि प्लास्टिक वैसा का वैसा ही रह गया है, मगर पेपर और जो क्लॉथ आपने उसके अंदर डाला था वो वैसा नहीं रहा है, वो आधा खाया हुआ है या बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। कैसे खाया हुआ है और क्यों खाया हुआ है? इसलिए क्योंकि उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज कर दिया और प्लास्टिक को वो लोग डिकम्पोज नहीं कर पाए। क्यों? अब हम नीचे जानेंगे। आप सभी को क्या पता चला है इसको देखकर? मतलब मैंने अभी आप सभी को बता दिया कि वो वैसे का वैसे ही रह गया प्लास्टिक, और बाकी 2 चीज़ जो आपने गाड़ा था वो डिकम्पोज हो गया है बहुत था। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स ऑन देम। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि डिकम्पोजर्स जो हैं उन्हें डिकम्पोज कर पाए जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, और उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। अब ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट पैरा पे जानेंगे। We observe that paper and cloth are biodegradable materials. Bio means living organisms and degradable means decomposable. ठीक है, कुछ ऐसे things जो decomposable होते हैं। These are materials which can be broken down into simpler form substances by microorganisms. ठीक है, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें डिकम्पोज कर दिया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली। ठीक है, बहुत अलग तरीके से ही प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को मतलब क्या करता है, अफेक्ट करता है, हार्म पहुंचाता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हार्म पहुंचाता है। द एक्युमुलेशन इन द सेवरेज सिस्टम लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स। ठीक है, सेवरेज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, मतलब उन्हें नदी नाले, बड़े बड़े जो नाले होते हैं उसमें देखना, ये जो एक्युमुलेशन है ये है ढेर। ठीक है, एक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है, ढेर। देखना आप बड़े बड़े नदी नालियों पे देखिएगा तो क्या आपको दिखेगा कि बहुत सारे प्लास्टिक गिरे हुए हैं, वो क्या कर देते हैं, ड्रेन्स को चोक कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं, वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और इससे क्या होता है, मतलब पानी जो होता है ड्रेन का वो स्मेल करने लगता है। एक जगह पे ज़्यादा देर तक जमे हुए रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टैगनेंट वाटर हो जाएगा और उस पर मच्छर ब्रीड करने लगेंगे। इससे क्या होता है, उसमें से फाउल स्मेल आने लगता है। और अगर ड्रेन का मतलब प्रेशर रहेगा वो फ्लो वाटर में रहेगा तो क्या होगा, उसमें स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया?
बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एड्स टू एयर पॉल्यूशन। अब अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो वो क्या कर देता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ा देता है। इसीलिए हमें प्लास्टिक बैग्स को नो बोलना चाहिए, मतलब उसे यूज़ ही नहीं करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को। ठीक है, पेज नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 5 डू यू नो को समझा देता हूँ। कुछ कुछ ऐसे शहरों में दो मतलब ट्विन मतलब जुड़वा डस्टबिन का उपयोग होना शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे आप सभी को दिखता होगा अपने नेबरहुड में, मोहल्ले में देखिएगा तो आपको दिखेगा दो अलग अलग बिन, एक ब्लू कलर का एक ग्रीन कलर का। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंका जाता है और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंका जाता है। ठीक है, यही पूरे डुइनो में बताया गया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस एंड डिस्पोज देम इन एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गार्बेज को सड़कों पर फेंक देते हैं, मगर नहीं, उन्हें डस्टबिन में फेंकना चाहिए और ये भी देखकर फेंकना चाहिए कि वो बायोडिग्रेडेबल का है या नॉन बायोडिग्रेडेबल का है। आप अपने घर पे दो छोटे छोटे डस्टबिन रखिएगा जिसमें आप एक बायोडिग्रेडेबल फेंकिएगा, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल फेंकिएगा। अब उन डस्टबिन को ले जाकर नेबरहुड के उन मतलब अलग अलग सेपरेट करके डस्टबिन को फेंक दीजिएगा। डस्टबिन को नहीं, डस्टबिन में जो आप जो घर का वेस्ट लेकर जा रहे हैं वो फेंक दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? The kitchen waste can be put into a dug in which the kitchen waste can be put in a pit dug in the garden which is then covered with soil and dry leaves। यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो किचन वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उससे आप गार्डन में एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी दे सकते हैं और ऊपर कुछ सूखे पत्तों को दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। ठीक है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पर एक्ट कर देते हैं और ये क्या मतलब इसे डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। एक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये जो वेस्ट है ये क्या हो जाता है, कंपोस्ट हो जाता है। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड्स एंड गार्डन्स। अब अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगाने के लिए आपको ये कंपोस्ट बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू hasten the process of compost making, a variety of earthworms called redworms can be used mixed with the किचन वेस्ट। अब आपको अगर जल्दी चाहिए, मतलब मान लीजिए कि आपके गार्डन में पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो आपको उस टाइम क्या होगा, आप जल्दी कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप एक इको फ्रेंडली पर्सन है तो आप नेचुरल मैन्योर ही यूज़ कीजिएगा, आप वो वाला आर्टिफिशियल मैन्योर तो यूज़ नहीं कीजिएगा। तो आपको क्या चाहिए, कंपोस्ट चाहिए। तब आप उसमें कुछ रेड वर्म्स डाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के अर्थ वर्म्स को डाल सकते हैं, रेड वर्म्स को भी डाल सकते हैं। दे कन्वर्ट इट into द कंपोस्ट वेरी फास्ट। रेड वर्म्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ उन्हें जल्दी जल्दी डिकम्पोज करते हैं। अब एक काम को 2 जन मिलकर ज़्यादा जल्दी करेंगे या 10 जन मिलकर ज़्यादा जल्दी करेंगे। मान लीजिए आपको खाना बनाना है, तो अगर हम लोग 10 जन मिलकर काम करें, कोई खाना बनाएगा, कोई सब्ज़ी काटेगा, फिर कोई मसाला डालेगा, कोई पानी का जुगाड़ करेगा, तो इससे क्या होगा, मतलब खाना जल्दी बन जाएगा। और अगर 2 जन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो सबको 5-5 काम लेना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, मतलब जो काम है वो धीरे धीरे होगा। तो वर्म्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी स्टार्ट कर देते हैं इसे डिकम्पोज करना, तो इससे क्या होता है, ये जो मैन्योर है जल्दी बन जाता है। ठीक है, द process of forming compost with the help of various worms, usually red worms, white worms and other earthworms, is known as vermicomposting। वर्मीकम्पोस्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्म्स को डालकर कंपोस्ट को जल्दी बनाया जाता है। ठीक है, वर्मीकम्पोस्टिंग इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। सॉइल कंडीशनर मतलब क्या होता है, जो सॉइल को एकदम क्लीन रखता है। ठीक है, मतलब ये वाटर कंडीशनर नहीं, वाटर प्यूरीफायर में आप क्या देखते हैं कि वाटर को प्यूरीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, सॉइल को अच्छा बनाते हैं कौन, रेड वर्म्स ज़्यादा अच्छे से उसे डिकम्पोज करते हैं और उसे एकदम पूरा न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का मतलब है मिनरल। मिनरल भी एक न्यूट्रिएंट है, तो मिनरल रिच सॉइल बना देते हैं। और ऑर्गेनिक आपका हो जाएगा नेचुरल, पूरा नेचुरली प्रोसेस ये है
मतलब कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से ये नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आया? अब एक्टिविटी 3 को पढ़ के हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, बहुत लंबा चला जा रहा है वीडियो। एक्टिविटी 3 में देख लीजिए, लिस्ट द थिंग्स और आइटम्स यू थ्रो अवे वेस्ट एज अ वेस्ट इन द डस्टबिन। अब आपको वो सारे मतलब वेस्ट को देखना है जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, उसमें से कभी कभी आप देखिएगा प्लास्टिक बॉटल्स आप फेंक देते हैं, प्लास्टिक बॉटल जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं पानी भरने के लिए। फिर कुछ बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स जो होते हैं आप फेंक देते हैं, जिनका आपको लगता है कोई काम नहीं है, उससे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। और कंपोस्ट किचन वेस्ट जैसे बनाना का छिलका, फिर टमाटर का छिलका, टमाटर का छिलका नहीं फेंका जाता, आलू का जो छिलका होता है वो फेंका जाता है। तो उसे आप मिट्टी के अंदर घुसा कर 1 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा तो वो कंपोस्ट बन जाएगा। मैंने सभी का एक एक एग्जाम्पल आप सभी को दे दिया और बाकी जो टेबल है वो आपको खुद फिल करना है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा। पेज नंबर 3 का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर ही ये सारा बात बताया जा रहा है कि वो कैसे डिकम्पोज करके कंपोस्ट बना देते हैं। फिर ये जो हो जाएगा पेज नंबर 5 पूरा। हम लोग अब पेज नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अबायोटिक इन्वायरमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट से। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय एंड थैंक यू।